नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। आइए एक नेक्स्ट जानदार शानदार टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है ध्रुवण पोलराइजेशन। ध्रुवण क्या होता है, यानी कोई पदार्थ है उसको ध्रुवित करना है। क्या ध्रुवित कौन से पदार्थ को कर सकते हैं? तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, टॉपिक का नाम था प्रावेदुत पदार्थ। उस प्रावेदुत पदार्थ को हम ध्रुवित करना चाहते हैं। तो ध्रुवित करने के यानी प्रावेदुत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हमने लास्ट लेसन के अंदर जाना था, लास्ट सेशन के अंदर जाना था। उस सेशन में हमने देखा था कि जो पदार्थ होते हैं यानी अणु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय अणु, अध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु की विशेषता होती है उसका जो धनायन होता है तथा ऋणायन होता है, दोनों के केंद्र एक जगह पर नहीं होते हैं, दोनों के बीच में कुछ दूरी होती है। तो इसलिए उस अणु का एक द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है। आवेश गुणा आवेशों के बीच की दूरी होती है तो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, सीधी सी बात है। ऐसे ही अध्रुवीय अणु कौन से होते हैं? अध्रुवीय अणु नाम से पता चल रहा है जिनमें ध्रुवण नहीं होता है, यानी जिनमें आयन तो होते हैं, धनायन भी होता है, ऋणायन भी होता है, परंतु दोनों का केंद्र क्या होता है? एक ही जगह होता है, संपाती होता है। मतलब दोनों आयनों के बीच की, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 0 होती है, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। कहने का मतलब वे अणु जिनका द्विध्रुव आघूर्ण होता है ध्रुवीय अणु कहलाते हैं, वे अणु जिनका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। ध्रुवीय अणुओं से मिलकर क्या बनेगा? पदार्थ। आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि परमाणुओं से मिलकर क्या बना? अणु बना। अणुओं से मिलकर क्या बना? पदार्थ बना। तो पदार्थ जो है यदि ध्रुवीय अणुओं से मिले तो वो पदार्थ कहलाएगा ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, और अध्रुवीय अणुओं से मिले तो उसे हम कहेंगे अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की क्या विशेषता थी? आपने अणु की जो विशेषता जानी, यानी उस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण होता है या नहीं होता है? उसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। यही तो खूबसूरत बात है इसके अंदर। ऐसा अणु हमने बनाया था, उस अणुओं से मिलकर हमने ऐसा पदार्थ बनाया था, और हमने जाना कि सारे के सारे अणु अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। कोई ऐसे रहता है, कोई ऐसे रहता है, कोई ऐसे रहता है, सबके ओरिएंटेशन, सबके अभिविन्यास अलग अलग दिशाओं में है। कहने का मतलब है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो कुल द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर शून्य हो जाता है तो प्राविद्युत पदार्थ, और हर अणु का द्विध्रुव आघूर्ण भी है, परंतु सभी के विन्यास अनियमित होने के कारण इसका कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ये तो थी स्थिति पहले की। अब आज हम क्या करना चाहते हैं? इसे ध्रुवित करना चाहते हैं। ध्रुवित का मतलब इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण लाना चाहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण लाने के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या करना पड़ेगा? इसे मुझे बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखना पड़ेगा। बाह्य विद्युत क्षेत्र रखने के लिए मैंने एक प्लेट इधर रख दी, एक पट्टिका इधर रख दी, एक पट्टिका इधर रख दी। इसको धनावेशित कर लिया, इसको ऋणावेशित कर लिया। इसके ऊपर धनावेश है, इसके ऊपर ऋणावेश है। धनावेश किसको खींचेगा? इस द्विध्रुव के अंदर एक आवेश है, प्लस है, दूसरा माइनस है। बताओ प्लस किसको खींचेगा? प्लस को, माइनस को? प्लस किसको आकर्षित करता है? माइनस को। तो इसकी तरफ तो माइनस आ जाएंगे सारे के सारे, इसकी दिशा की तरफ, और माइनस की तरफ सारे प्लस हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा का पूरा अणु ही इसे चिपक जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो वहां से मुड़ के, ये ऐसे था, यहां से जैसे माइनस उधर जाना तो क्या करेगा? ये यहां से घूमना कोशिश कर, ऐसे घूमता, ऐसे घूमेगा तो इसे ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ऊर्जा कहां से लेगा? बाह्य विद्युत क्षेत्र से लेगा, और इस तरह से अभिविन्यासित हो जाएगा। ये ऐसे विन्यासित हो जाएगा। ये अब इसको देखो, इसको घूमना पड़ेगा, माइनस इधर लाना है तो इसको ऐसे घूमना पड़ेगा। इस तरह से घूमने के लिए उसे ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, और वो ऊर्जा बाह्य विद्युत क्षेत्र से आती है। कहने का मतलब है ये सारे के सारे अणु जो ध्रुवीय अणु थे, जिनका खुद का द्विध्रुव आघूर्ण था, परंतु अनियमित व्यवस्थित होने के कारण इनका कुल द्विध्रुव आघूर्ण, पदार्थ का कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो गया था, परंतु यहाँ पर सारे एक ही डायरेक्शन में व्यवस्थित हो गए। इसका मतलब इसका द्विध्रुव आघूर्ण हमें मिलने वाला है। मतलब ये पदार्थ अब ध्रुवित हो चुका है। मतलब अब इसके ऊपर बाहर से हम कोई करंट लगाएं या वोल्टेज लगाएं तो हमें इस किनारे से यदि तार स्पर्श कराया जाता है तो इस किनारे पर हमें करंट लगने वाला है, परंतु इसमें नहीं। पर इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र, यानी आपने वायर लगा दिया तो वो ऑब्वियसली यही ऐसा ही बनने वाला है। आपने जैसे इससे वायर संपर्क में किया, संपर्क में करते ही क्या हो गया? बाह्य विद्युत क्षेत्र लग गया। बाह्य विद्युत क्षेत्र आते ही ये ऐसे व्यवस्थित हो गया। अब ये अणु जो है, ये अणु व्यवस्थित हो गए, इनका द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। अब इनके थ्रू
आयन बहने लगते हैं, ऊर्जा का संचार होने लगता है, हमें करंट का झटका लग सकता है। इसी प्रकार आपने उदाहरण देखा होगा H2O, पानी एक ध्रुवीय अणु है, और इस ध्रुवीय अणु में हमने क्या जाना कि ध्रुवीय अणु में अणु जो है अनियमित थे, उसमें नॉर्मली करंट नहीं आती है, पर जैसे ही उसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, विभव का अंतर लगाते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल लगाते हैं, लगाते ही इसमें से करंट दौड़ने लगता है, यानी आयन ऊर्जा लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्रुवण। ध्रुवण यानी हम ध्रुवी जो प्रावैद्युत पदार्थ है उसको हमने एक ही दिशा में अलाइन कर दिया है, एक ही दिशा में संरेखित कर दिया है, जिसके कारण इसमें से आयनों का प्रवाह होने लग गया है, ऊर्जा का प्रवाह होने लग गया है। तो ये क्या हो गया, इसका ध्रुवण हो गया। तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान कुल कितना आ गया, अब शून्य नहीं है। बात क्लियर होगी। इसी प्रकार हम एक दूसरा पदार्थ जो प्रावैद्युत पदार्थ है उसका नाम क्या है, अध्रुवी। अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ की मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या विशेषता थी, अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ के अंदर प्लस आयन और माइनस आयन क्या थे, संपाती थी। प्लस आयन और माइनस आयन क्या थे, संपाती। दोनों के केंद्र क्या थे, संपाती, एक ही जगह पर थे। तो इसके कारण कुल द्विध्रुव आघूर्ण कितना था, एक अणु का भी शून्य था और पूरे पदार्थ का भी शून्य था। यदि उसके पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया जाता है तो उसके कारण कुल द्विध्रुव आघूर्ण का मान मुझे कितना मिलता है, शून्य मिलता है। और ध्रुवी में भी शून्य मिल रहा था, पर एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण था। यहाँ अणु का भी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है, पूरे पदार्थ का भी नहीं है। पर जैसे ही इसे मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखता हूं, जो अभिविन्यास मुझे ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ का विद्युत क्षेत्र में मिलता है, सेम टू सेम मुझे वैसा का वैसा ही मिलता है। बस हो सकता है अणु का आकार जो मैंने यहाँ पर बनाया है वो कम छोटा बड़ा हो सकता है, वो अणु पर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पर हम जैसे O2 लेते हैं, है ना, Cl2 लेते हैं, तो वो अणु छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो आकार में अंतर हो सकता है, परंतु अभिविन्यास माइनस इधर चला जाएगा, प्लस उधर चला जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, प्लस उधर चला जाएगा। इस प्रकार ये एक से रेखित हो जाते हैं, यानी इनका व्यवहार भी वैसा ही होता है जैसा ध्रुवीय पदार्थ का था। अब अध्रुवीय पदार्थ भी क्या हो गया है, ध्रुवित हो चुका है। ध्रुवीय पदार्थ भी ध्रुवित हो चुका था, उसमें से भी करंट दौड़ने लग गया था। अब अध्रुवीय पदार्थ है वो भी क्या हो गया है, ध्रुवित हो गया है, उसमें भी द्विध्रुव आघूर्ण का मान आ चुका है। अब इस टॉपिक को हम यूटिलाइज करने वाले हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि वो कितना ध्रुवित हुआ है। तो उस ध्रुवण का जो माप है उसको मापने के लिए हमारे पास एक सदिश होता है, उसका नाम है ध्रुवण सदिश, इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, इसके अंदर क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, ध्रुवण सदिश क्या होता है। तो ध्रुवण सदिश की डेफिनेशन क्या बोली जाती है, प्रति एकांक आयतन किसी परावैद्युत पदार्थ में प्रति एकांक आयतन कुल द्विध्रुव आघूर्ण का मान ध्रुवण सदिश कहलाता है। ध्रुवण सदिश कहलाता है। यानी मेरे पास एक परावैद्युत पदार्थ है, वो हो सकता है ध्रुवीय है, वो हो सकता है अध्रुवीय है, मुझे उससे अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों का नेचर जो है सेम होने वाला है। बस अब उस परावैद्युत पदार्थ को मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखता हूं तो वो ध्रुवित हो जाता है, कहने का मतलब उससे करंट दौड़ने लगता है। तो वो इतना ध्रुवित हो गया, यानी वो अपने थ्रू कितनी ऊर्जा को आदान प्रदान करवा सकता है, अपने थ्रू आयनों को कितना आसानी से पहुंचा सकता है, उसका जो मापक्रम है वो क्या है, ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश क्या कहता है, प्रति एकांक आयतन में
कितना उसका द्विध्रुव आघूर्ण है कुल, वही क्या कहलाता है, ध्रुवण सदिश कहलाता है। तो ध्रुवण सदिश का सूत्र क्या हो जाएगा, प्रति एकांक आयतन, यानी नेट कुल द्विध्रुव आघूर्ण बटे आयतन, कुल द्विध्रुव आघूर्ण बटे आयतन, उस पदार्थ का आयतन। ध्यान रखिएगा ये किसका आयतन है, पदार्थ का। अब इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले कुल निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण कितना है। कुल द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, कुल आवेश, चाहे वो धनावेश ले लो चाहे ऋणावेश ले लो, दोनों का मान लेना है। दोनों में से किसी का भी एक का मान ले लिया मैंने, क्यू मान लिया इसको, क्यू, दोनों के बीच की दूरी को मैंने टी मान लिया, स्मॉल टी। तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो गया, कुल Q इंटू टी। बात क्लियर है। अब मुझे क्या चाहिए, आयतन। और आयतन कैसे पता चलेगा, जैसे मेरे पास कोई भी पदार्थ है और ये समझ लीजिए आप, ये डस्टर है एक, इसका मुझे आयतन पता करना है। इसकी ये वाली चौड़ाई टी है, ये चौड़ाई टी है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये वाला, इस पृष्ठ का एरिया, ये वाला नहीं, ये वाले पृष्ठ का एरिया कितना दे रखा है, ये मुझे दे रखा है ए दे रखा है। ये वाला पृष्ठ का एरिया दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है ए, और ये चौड़ाई दे रखी है टी। तो आपको मालूम है आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मुझे इधर से मिल गया क्या, लंबाई और चौड़ाई मिल गया, या लंबाई और ऊंचाई मिल गया, इधर से चौड़ाई मिल गया, यानी तीनों को मुझे क्या कर देना है, गुणा। तो ए गुणा टी क्या बन जाएगा, इसका आयतन बन जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल को उस चौड़ाई से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। Q गुणा टी बटा ए गुणा टी, टी से टी कट गया, Q बटा ए। और Q बटा ए क्या होता है, आपने पढ़ा है, सतत आवेश वितरण में पढ़ा था हमने। Q बटा ए आवेश बटा क्षेत्रफल, पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो यहाँ क्या आ गया, सिग्मा। P मैंने क्या लिखा है, ध्रुवण वाला लिखा है, ध्रुवण के कारण जो पृष्ठ आवेश घनत्व आया है वो वाला सिग्मा P। तो P वेक्टर को क्या बोलूंगा मैं, सिग्मा P। और इसकी जो दिशा होगी वो एन केप होगी, पृष्ठ की क्या होगी, हमेशा लंबवत होगी, ये हमेशा ध्यान रखना। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या हो जाएगी, पृष्ठ के लंबवत, तो एन केप आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास। अब ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसके कारण मुझे ध्रुवण मिला है, ध्रुवण सदिश मिला है। दोस्तों ये ध्रुवण सदिश किस पर निर्भर करता है, सबसे जरूरी बात यह है, ध्रुवण सदिश को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। हमें ज्यादा चाहिए, ये सीधी सी बात ये, यानी उसमें से मुझे ऊर्जा का एक्सचेंज करना है, ऊर्जा को आगे की तरफ बढ़ाना है, आयनों को ऊर्जा देनी है और उसको आगे की तरफ बढ़ाना है। तो मुझे क्या चाहिए, ध्रुवण सदिश की मात्रा ज्यादा चाहिए। वो किसके कारण ज्यादा आएगी, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण ज्यादा आएगी। द्विध्रुव आघूर्ण जितना ज्यादा उतना आसानी से ऊर्जा आगे जाएगी। या अब वो बढ़ाने के लिए मुझे P बढ़ाना पड़ेगा। P कैसे बढ़ेगा, तो P का डायरेक्ट है यहाँ पर, P जो है जैसे जैसे बाह्य विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा P का मान बढ़ता जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ध्रुवण सदिश का मान बाह्य विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो P जो सदिश है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र जो बाहर से आपने लगा रखा है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे समानुपाती से नटता है तो यहाँ पर आ जाता है काई और ई, ये एप्सिलॉन नोट है और ये काई है, इसे क्या बोलते हैं, काई, है ना, प्रवृत्ति। इसके बारे में हम अलग से और पढ़ेंगे। ये प्रवृत्ति है और ये प्रवृत्ति है और ये एप्सिलॉन नोट है, ये ई है। ये प्रवृत्ति निर्धारित करती है कि प्राविद्युत पदार्थ कैसा है, उसकी प्रकृति जो है, उसके इस काई का जो वैल्यू है वो निर्धारित करेगा। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो इस प्रकार एक बार इसको आप छाप लीजिएगा। इसमें कोई टॉपिक है तो आप बता दीजिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। यानी पदार्थ, हमने एक ध्रुवीय अणु लिया, एक अध्रुवीय अणु लिया। ध्रुवीय अणु से जो मिलकर पदार्थ बना उसे मैंने बोल दिया ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। अध्रुवीय अणु से मिलकर जो मैंने पदार्थ लिया उसे बोले अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। ध्रुवीय अणु जो है उसके कारण जो पदार्थ बना उसका नेचर जो था उसमें एक प्लस इधर था माइनस इधर था, कोई अनियमित दिशाओं में था, तो उसके कारण कुल द्विध्रुव आघूर्ण का मान मुझे शून्य मिला। परंतु जैसे ही मैंने उसको विद्युत क्षेत्र में रखा तो उसका विन्यास इस प्रकार संरेखित हो गया, तो उसके कारण मुझे कुल द्विध्रुव आघूर्ण मिला। अब ऐसे ही मुझे अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ को यदि विद्युत क्षेत्र में रखना पड़े तो क्या होगा, यानी अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ की स्थिति ऐसी होगी जिसमें प्लस और माइनस जो है संपाती होंगे, दोनों के केंद्र संपाती होंगे, तो कुल द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य होगा। जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, संरेखित हो जाएंगे, प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ, और जिसके कारण मुझे कुल द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा। कुल द्विध्रुव आघूर्ण के कारण हमें एक नया भौतिक राशि मिलती है जिसे बोलते हैं ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश ये बताता है कि प्रति एकांक आयतन कितना द्विध्रुव आघूर्ण उस पदार्थ में बना है, वो क्या कहलाता है, ध्रुवण सदिश कहलाता है। ध्रुवण सदिश जो है
वो मैंने इस प्रकार निकाल लिया है। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल द्विध्रुव आघूर्ण बटा आयतन। इसका आयतन एक पट्टिका मैंने ले रखी थी, पट्टिका को मैंने आयतन नीचे रख दिया, T से T कट गया। यहां से जो ध्रुवण सदिश का वैल्यू मिला वो मुझे एक पृष्ठ आवेश घनत्व जो है उसके बराबर मिला। अब जो ध्रुवण सदिश है वो हमेशा बाह्य विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती। जैसे जैसे ध्रुवण सदिश बाह्य विद्युत क्षेत्र बढ़ाया जाए ध्रुवण सदिश का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। मतलब ध्रुवण सदिश बढ़ता जाता है मतलब द्विध्रुव आघूर्ण भी बढ़ता जाता है। द्विध्रुव आयतन तो निश्चित है ना, तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ता जा रहा है। वो अच्छी बात है, बुरी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है। उसमें से आयन इजीली जा पा रहे हैं, है ना, उनको जाने के लिए सुगमता मिल रही है उससे, है ना। तो यहाँ पर वो विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, समानुपाती। यानी जैसे जैसे वोल्टेज ज्यादा होगा, तो आप इसका उदाहरण भी देख सकते हो, जो लाइटनिंग होती है, तड़ित होती है, बिजली कड़कती है, तो वहां पर आवेश वोल्टेज का मान 10 की घात 6 वोल्ट हो जाता है, 10 लाख वोल्ट हो जाता है। और 10 लाख वोल्टेज के कारण जो हवा है वो एक क्या है, उसके अंदर प्राविद्युत पदार्थ है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब कुछ है, वो क्या हो जाएंगे, ध्रुवित हो जाएंगे। और ध्रुवित होने के कारण हवा आयनित हो जाती है। आयनित होने के कारण एक रास्ता उपलब्ध कराती है, बिना तांबे का तार लगाए वो करंट पृथ्वी तक दौड़ती है। बीच में यदि हमारे में से कोई आ गया तो उसको भी वो ले जाती है, उसको भी खत्म कर देती है। कहने का मतलब वो ऑक्सीजन के अणु क्या हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं, वो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और उसका मान इतना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि आप ये समझ लीजिए कि उससे के थ्रू जो करंट का मान है बहुत ज्यादा आ जाता है। बहुत ज्यादा ऊर्जा लेके वो आ सकते हैं, और बहुत ज्यादा ऊर्जा वो इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, तो उसके रास्ते में जो कुछ भी मिलेगा उसे क्या कर देंगे, वो उस ऊर्जा के द्वारा खत्म कर देंगे, है ना। तो ये वही कारण होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की मात्रा जितनी ज्यादा होगी ना, ध्रुवण सदिश उतना ही ज्यादा होगा। जैसे समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, यहाँ पर आता है ये विद्युत प्रवृत्ति जो है काई बोलते हैं, CI, और ये एप्सिलॉन नॉट, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका मान कितना होता है, 8.85 गुणा 10 की घात -12। ठीक है, अब ये विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र ये है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो उसमें हम पढ़ने वाले हैं, किस प्रकार हम एक संधारित्र बनाते हैं उसके बारे में। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार परावैद्युत पदार्थ होता है। उस परावैद्युत पदार्थ को हम ध्रुवित करते हैं, तो उसे ध्रुवण सदिश आता है। ध्रुवण सदिश की वैल्यू बाह्य विद्युत क्षेत्र पर किस प्रकार निर्भर करती है। अब उस ध्रुवण सदिश को हम यूटिलाइज करने वाले हैं, यानी अब हम एक ऐसा डिवाइस बनाने वाले हैं जो बहुत ही काम का है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा हम गर्मी के समय पंखा चलाते हैं, उसके साथ में एक कैपेसिटर लगाते हैं। वो कैपेसिटर क्या काम करता है, वह ऐसी युक्ति है, वह युक्ति जो आवेश को संधारित करती है, संधारित या एकत्रित करती है। क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है, कैपेसिटर कहलाता है। कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, आवेश को संधारित। क्या करना चाहते हैं हम, आवेश को संधारित क्यों करना चाहते हैं। आप कभी भी देखना, उस कैपेसिटर को, पंखे से लगे हुए कैपेसिटर को हटाना, कंडेंसर भी बोलते हैं उसे, उस कैपेसिटर को हटाना और उसको आप प्लग के अंदर इंसर्ट करना, जैसे 2 पिन प्लग है उसके अंदर इंसर्ट करना। कभी भी देखना, जो इंजीनियर होता है या कोई टेक्नीशियन होता है, वो घर पर आता है और उसको ठीक करता है। ठीक करने के लिए क्या करता है, उसको हटाता है और उस 2 पिन प्लग के अंदर इंसर्ट करता है, दोनों वायर्स को इंसर्ट करता है, आके दोनों को आपस में बिठाकर चेक करता है, ऐसे आपस में दोनों को टच करता है। टच करते ही वहां से चिनगारी उत्पन्न होती है, इसका मतलब वो क्या कहता है, कैपेसिटर सही है। टच करते ऐसा क्या हुआ, वो जो आवेश था, प्लस आवेश और माइनस आवेश दोनों से क्या हुआ, आपस में न्यूट्रलाइज हुआ, उदासीन हुआ। प्लस माइनस को खा गया या माइनस प्लस को खा गया, तो वहां से ऊर्जा निकली, ऊर्जा चिनगारी के रूप में निकली। ऐसा ही तो होता है, बादलों के बीच में भी चिनगारी कहां से निकलती है, ऐसे ही निकलती है। प्लस और माइनस आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, उदासीन करते हैं, तो वो ऊर्जा कहां जाती है, वो चिनगारी के रूप में जाती है, लाइट के रूप में जाती है ना। तो यहाँ पर भी, यानी जो कैपेसिटर होता है पंखे के अंदर, उस पंखे के कैपेसिटर को आप सही है, खराब है या सही है, उसको चेक करने के लिए क्या करते हो, 2 पिन के अंदर इंसर्ट करो, दोनों वायर्स को आपस में स्पर्श कराओ। स्पर्श कराते यदि उससे चिनगारी निकली है, इसका मतलब उसके अंदर आवेश स्टोर था, आवेश स्टोर करने की कैपेसिटी उसके अंदर है, इसका मतलब वो सही है।
यदि उससे कोई चिंगारी नहीं निकली, इसका मतलब उसके अंदर कोई आवेश नहीं है, यानी उसने कोई आवेश एकत्रित नहीं किया है, तो अब उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि वो संधारित्र बनता कैसे है, उसकी क्या प्रिंसिपल है, यानी संधारित्र का सिद्धांत। हम सबसे पहले सीखेंगे संधारित्र का सिद्धांत। एग्जाम में कई बार पूछा गया है संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत समझने से मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सिद्धांत को समझने से पहले थोड़ी सी चीज और समझनी पड़ेगी। वो क्या समझनी पड़ेगी? सपोज आपके पास एक धातु की प्लेट है, ऐसे एक प्लेट है, इसको आपने यहां पर एक रोड लेके आए, छड़ लेकर आए, और छड़ को आपने धनावेशित कर रखा है, तो यहां पर क्या होगा बताइए? ये स्टेप फर्स्ट है। इस पट्टिका को क्या कर लिया आपने? आवेशित, यानी इसके ऊपर आवेश कैसा आ जाएगा? धनावेश किसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा? ऋणावेश को। तो इस पर कैसा आ जाएगा? माइनस। ऑब्वियसली ये क्या है? एक पट्टिका है, तो चालक पट्टिका है, तो इसके एक तरफ आवेश आ जाएगा। आ गया? अब सेकेंड स्टेप में क्या करूंगा मैं? इसके इधर पॉजिटिव आ गया तो दूसरी तरफ क्या आना चाहिए? इधर नेगेटिव आ गया तो दूसरी तरफ पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव को मैंने क्या कर लिया? तो इसको मैं यदि एक लाइन के रूप में निरूपित करूं, यानी दूसरी तरफ इसको लाइन, एक लाइन के फॉर्म में यदि लिखना चाहूं, तो एक बार मैं चलो लाइन ही बना देता हूं इसकी, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैं इस लाइन को एक पट्टिका मान ले रहा हूं, आप ऐसे समझ लीजिएगा, है ना? तो इधर तो आ गया माइनस, इधर आ गया प्लस, पट्टिका ऐसे खड़ी है, ठीक है, वरना ये प्लस नहीं दिखा पाऊंगा वैसे बनाऊंगा तो। अब सेकेंड स्टेप में क्या किया मैंने? सेकेंड स्टेप में मैंने ये जो पट्टिका का इधर वाला जो पॉजिटिव पार्ट है, इस पॉजिटिव पार्ट को मैंने क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड का मतलब यहां से एक वायर इससे सोल्डर कर दिया, सोल्डर करके उस वायर से ये जो प्लस आवेश है वो सारा का सारा क्या है? इधर चला गया। यानी प्लस आवेश कहां चला गया? पृथ्वी में चला गया, अर्थ में चला गया। पृथ्वी की क्या विशेषता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पृथ्वी की विशेषता है इसकी जो कैपेसिटी है, अनंत है। अनंत अनंत आवेश को, अनंत ऊर्जा को अपने अंदर समा सकती है पृथ्वी की इतनी। इसलिए तो माँ कहते हैं ना, पृथ्वी को माँ इसलिए कहते हैं, सारे दुखों का वो अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। परिवार के सारे दुख को ग्रहण करने वाली कौन होती है? माँ होती है। परिवार का पूरा जिम्मेदारी संभाल ली, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है। तो पृथ्वी जो है इसके पास भी इतनी कैपेसिटी है कि वो जितना भी आवेश आए, इसलिए तो आप ये देखो कि बिजली कड़कती है, 10 लाख वोल्टेज बादलों के बीच में क्रिएट हो रखा है, वो आपस में मिलता है तो वहां पर वो हवा को क्या कर देता है? आयनित कर देता है। एक बादल और पृथ्वी के बीच का जो भाग है, एक बादल के ऊपर आवेश है 10⁶ वोल्टेज, इतना विभवांतर उत्पन्न करता है। पृथ्वी का है 0, तो दोनों के बीच में विभवांतर के कारण यहाँ की जो हवा है वो आयनित हो गई। आयनित होने के कारण ये आवेश क्या करेगा? पृथ्वी के ऋणावेश से क्या करना चाहेगा? मैच करना चाहेगा। यानी ये आवेश इससे मिलना चाहेगा तो करंट आएगी, इसके थ्रू करंट आएगी, ऊर्जा आएगी, ऊर्जा आएगी तो वो पृथ्वी के अंदर समाएगी। पृथ्वी उस सारी की सारी ऊर्जा को खा जाती है, अपने अंदर समा जाती है। कितनी भी ऊर्जा क्यों नहीं हो, उसको संभालेगी। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी कैपेसिटी है। हम नहीं समा सकते, हमारी और आपकी कैपेसिटी नहीं है, हम तो थोड़ी सी ऊर्जा से खत्म हो जाएंगे, हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है। तो अर्थ की बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है, अनंत कैपेसिटी मानी जाती है। तो सारा का सारा आवेश, धनावेश इधर वाला सारा कहां चला गया? पृथ्वी के अंदर चला गया। इसी प्रकार एक विपरीत प्रकृति का आवेश लेके आए, माइनस माइनस लेके आए, तो इधर की साइड कैसी होगी? प्लस प्लस प्लस, और इधर की साइड क्या होगी? माइनस माइनस माइनस। तो हमें एक ऐसी शीट मिल गई जिसके इधर क्या हो? प्लस 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 आवेश। एक शीट मुझे ऐसी मिल गई जिसके ऊपर प्लस प्लस आवेश है, एक शीट मुझे ऐसी मिल गई जिसके ऊपर माइनस माइनस आवेश है। इसको मैंने यहां से हटा दिया, बाद में क्या करूंगा? इसको यहां से हटा दूंगा। हटाने के बाद ये सारा का सारा ये इधर वाला आवेश तो निकल गया, बाकी कौन सा बच गया? माइनस माइनस बच गया। यानी अब हमारे पास ये क्या स्थिति बच गई? ये माइनस माइनस बच गया, ये प्लस प्लस बच गया। दोनों को मैंने क्या रख दिया? इस स्टेप थर्ड में
स्टेप थर्ड में इसको शीट 1 बोल दूं, शीट 1, शीट 2, जिन दोनों का एरिया क्या है, बराबर, क्षेत्रफल बराबर है। पट्टिका 1 और पट्टिका 2, पट्टिका 1 व 2 को क्या रखने पर, पास पास रखने पर, पट्टिका 1 व 2 को पास पास रखने पर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक पट्टिका ये कैसी है, ऋणावेशित है, ये धनावेशित है। दोनों के बीच की दूरी मैं ले लेता हूं स्मॉल डी। इसके ऊपर आवेश जो है, आवेश घनत्व बोल देता हूं Q बटा A सिग्मा प्लस, इस पर माइनस का सिग्मा। अब ये क्या बन गया है, ये क्या है, संधारित्र। यही तो संधारित्र है। इस प्रकार संधारित्र का क्या होता है, निर्माण होता है। अब बताइए इसके अंदर आवेश एकत्रित हुआ या नहीं, कितना आवेश एकत्रित हुआ, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश क्या हो गया, एकत्रित हो गया। इनके पास ऊर्जा है, इनके कारण एक विद्युत क्षेत्र है, प्लस के कारण, प्लस से माइनस की ओर क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब इनके अंदर एक ऊर्जा स्टोर होगी। अब यदि इन दोनों आवेशों को मैं वापिस, दोनों प्लेटों को वापिस एक जगह स्पर्श करा दूं एक वायर के तहत, तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा। हम बैटरी के अंदर आवेश एकत्रित करते हैं, जिससे हमारे घर पर जब लाइट चली जाए तो हम पंखा चला सकें, हम लाइट जला सकें। इलेक्ट्रिसिटी जाते ही हम क्या, लाइट जलाना चाहते हैं, पंखा जलाना चाहते हैं। रात के समय सपोज 1 घंटे लाइट चलेगी, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, उस पंखे को चलाने के लिए उस बैटरी का इस्तेमाल कर लेंगे। उस बैटरी में जो चार्ज स्टोरेज है, उसके पास जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम इस्तेमाल कर लेंगे। यानी इन सब का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम कॉन्सेप्ट है। बस बात ये है कि जो कैपेसिटर होते हैं, संधारित्र होते हैं, वो 3 तरीके के होते हैं। एक समांतर पट्टिका संधारित्र, 2 पट्टिकाओं को समांतर रख दिया, समांतर पट्टिका संधारित्र। एक होता है बेलनाकार संधारित्र, एक ऐसा बेलनाकार होते हैं, उसके अंदर एक दूसरा बेलनाकार आकृति और होती है। जैसे इस पेन के अंदर, पेन इस जो है हमारे पास पेन रखने के लिए जो होल्डर है, पेन होल्डर के अंदर मैंने इसे चौक रख दिया, चौक होल्डर है, चौक होल्डर के अंदर एक चौक आ गई, तो चौक होल्डर सिलेंड्रिकल बेलनाकार और चौक खुद क्या है, बेलनाकार। तो ये संधारित्र क्या बन गया, बेलनाकार संधारित्र। यानी इसके ऊपर प्लस आवेश, बाहर वाले पर माइनस आवेश, तो दोनों क्या बन गया, दोनों का आवेश पर, दोनों पट्टिकाओं पर क्या हो गया, माइनस और प्लस आवेश एकत्रित हो गया। एक बाहर वाला खोल हो गया, एक अंदर वाला खोल हो गया, बाहर वाला खोल बेलनाकार, अंदर वाला खोल भी बेलनाकार। तो इस तरह का संधारित्र बनता है, उसे क्या कहते हैं हम, बेलनाकार संधारित्र। एक होता है गोलाकार संधारित्र, एक गेंद होती है, टेनिस की बॉल होती है, उसके अंदर एक छोटी सी बॉल और रख दो, अंदर वाली बॉल पर प्लस, बाहर वाली पे माइनस, तो वो क्या बन जाएगा, गोलाकार संधारित्र। तो संधारित्र कितने प्रकार के हो गए, समांतर पट्टिका संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, गोलाकार संधारित्र। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सिलेबस में है समांतर पट्टिका संधारित्र, आपके सिलेबस में बेलनाकार संधारित्र नहीं है, न आपके गोलाकार संधारित्र। बट आप कोई भी टेप रिकॉर्डर हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उसको तोड़ोगे, फोड़ोगे, खराब होने के बाद, तो उसके अंदर चेक करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में आपको ज्यादातर बेलनाकार संधारित्र मिलता है। आपको ऐसा कोई ना कोई नीला कलर का, ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का, वोलेट कलर का आपको एक ऐसा कैपेसिटर मिलेगा, संधारित्र मिलेगा, वो उसके अंदर लगा रहता है। एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड के ऊपर आपको संधारित्र लगा हुआ, ऐसे खड़ा हुआ लगा हुआ मिलेगा। वो क्या होता है, वो एक संधारित्र ही होता है। वो एक छोटा सा संधारित्र है, उसकी कैपेसिटी कम होती है, पर वो आवेश को क्या करता है, एकत्रित करता है, स्टोर करता है। समझ गए बात को। हम ज्यादातर बेलनाकार संधारित्र काम में लेते हैं, और कुछ ऐसे मिलेंगे आपको, है ना, इस तरह के, वो होते हैं समांतर पट्टिका संधारित्र। यानी 2 पट्टिकाओं को हमने पास पास में रख दिया, तो वो कैसे बन गए, समांतर पट्टिका संधारित्र। गोलाकार संधारित्र भी होते हैं, पर हम ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर बेलनाकार संधारित्र यूज करते हैं, और फिर समांतर पट्टिका संधारित्र। 2 तरीके के हम ज्यादातर यूज करते हैं। गोलाकार भी जहां उनकी उपयोगिता है वहां पर हम उनको यूज करते हैं। तो एक बार उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद हम बताते हैं किस तरह से ऊर्जा एकत्रित होती है।